जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों के इंतजार के बाद बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज पीटी का जो आपका डे आज 10 आया है फ्रेंड्स। देखिए ये डे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3-4 दिन से ये आपको टेस्ट नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो ये आज सैटरडे को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज का इंपॉर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खासकर रिवर से, जो हम लोग के एग्जाम में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है रिवर से, इसमें ये होमवर्क सीरीज में ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और प्लीज़ पीसीएस में फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करंट अफेयर्स है मैं कल आप लोग अपलोड कर दिया था, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए आज का होमवर्क है 7/2025, यानी कि कल इसको पीडीएफ दे दिया गया था लेकिन इसको प्रोवाइड नहीं किया गया था। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए ये जो भारत जापान 2+2 वार्ता का जो आयोजन किया गया न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्या हुआ था कि इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ऐसा भारत और जापान के साथ 2+2 वार्ता ये तीसरी बार हुआ है। मंत्री स्तरीय वार्ता जो हुआ है भारत और जापान के पास, ये तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार है, न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी। देखिए भारत की पहली 2+2 वार्ता जो हुई थी ना, वो याद रखिएगा ये अमेरिका के साथ हुई थी। अमेरिका के साथ इसकी 2+2 वार्ता की गई थी। और ये कब की गई थी, तो याद रखिएगा सितंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन का आंसर यही है, सितंबर 2018 में इसका किया गया था। तो भारत की पहली 2+2 वार्ता कब की गई थी, तो सितंबर 2018 में। सितंबर इसका आंसर हो जाएगा, सितंबर 2018 में, और अमेरिका के साथ किया गया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट टाइप का 2 नंबर, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ा हीरा जो है ना, वो दक्षिण अफ्रीका, ये लिख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश में पाया गया था। दक्षिण अफ्रीका देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पाया गया था। और इसका कैरेट याद रखिएगा, 3106 कैरेट का हीरा, याद रखिए 3106 कैरेट का हीरा पाया गया था। यहाँ पे बात करते हैं क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा अफ्रीका देश जो आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। लेकिन दूसरा देश कौन है, तो याद रखिए बोत्सवाना, ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया था, जो 2492 कैरेट का, 2492 कैरेट का, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन है, तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है वही है बोत्सवाना है। बोत्सवाना है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश। अगला देखिए कि भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि हीरे की खान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है भारत में। देखिए 3 नंबर है कि हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है। देखिए हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है, तो कौन सा 3 देश है, तो याद रखिएगा नॉर्वे, लिख लीजिएगा। एक आपका है नॉर्वे, दूसरा है आपका आयरलैंड, और तीसरा जो आपका है वो स्पेन है, स्पेन। ध्यान रखिएगा 3, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जो है वह फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है क्या इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया। देखिए इजराइल को ना देश की मान्यता सबसे पहले अमेरिका ने दिया था, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले अमेरिका ने दिया। डेट याद रखिएगा कब दिया, तो 14 मई 1948 1948 को दिया गया था। और किसने दिया था, तो याद रखिएगा हैरिक ट्रूमैन ने, याद रखिए हैरिक ट्रूमैन, याद रखिए इनका नाम हैरिक ट्रूमैन ने क्या हुआ था कि मतलब कि इजराइल को देश की मान्यता दिया गया था। अगला है क्वेश्चन कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है। देखिए अल अक्सा मस्जिद जो है वो आपके इजराइल की राजधानी यरूशलेम में, याद रखिए इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो यरूशलेम में क्या अवस्थित है, अल अक्सा मस्जिद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की ZIG किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। तो देखिए ZIG जो है ना, ये जिम्बाब्वे की, याद रखिएगा जिम्बाब्वे की जो स्वर्ण समर्पित मुद्रा है जिम्बाब्वे की, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रुपए का डिजाइन को किसने दिया था। देखिए भारतीय रुपए को डिजाइन दिया था डी उदय कुमार, नाम इनका याद रखिएगा, डी उदय कुमार ने भारतीय रुपए डिजाइन दिया था। और याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा इसे कब स्वीकार किया, रुपए के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, तो 15 जुलाई 2010 को, याद रखिएगा कि 15 जुलाई 2010 को इसको स्वीकार किया गया। और देखिए अगला है क्या कि भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा का संचालन किया जाता है भारत में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
5 नंबर है क्या कि 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो वियतनामों के लायोस में, याद रखिए वियतनाम के लायोस में, वियतनाम के लाओस शहर में किया गया। लाओस, वियतनाम के लाओस शहर में, याद रखिए 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए अगला है आपका कि आसियान की यानी कि आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए आसियान का जो स्थापना किया गया था वो डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है तो जकार्ता में क्या है, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है क्या कि आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या भारत के साथ 10 देश, यानी कि टोटल जो है 11 देश इसमें शामिल है। यानी कि भारत सहित 10 देश है, लेकिन इसमें 11 देश, याद रखिएगा कि भारत के में इसमें टोटल कितने देश शामिल है 11। इनका नाम लिख लीजिएगा, पहला ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और भारत। ठीक है, ये ध्यान रखिए 11 देश का नाम याद रखिएगा कि इसमें आसियान में कुल 11 देश शामिल है, भारत भी इसमें शामिल है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 नंबर कि 50वीं G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में किया गया। देखिए ये 50वीं जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था ना, याद रखिए फसानो अपुलिया इटली शहर में किया गया। फसानो अपुलिया इटली शहर में क्या हुआ था कि अपुलिया इटली शहर में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि 50वीं G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हुआ था कि इसमें भाग लिया था, इटली में गए थे। आगे है आपका कि G7 की स्थापना कब की गई थी। देखिए अगर हम बात करते हैं G7 की स्थापना की तो याद रखिएगा G7 की स्थापना हुआ था ना 1975 में, याद रखिए 1975 में किया गया था। और ये तेल संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी, याद रखिए तेल संकट की प्रतिक्रिया हुई थी, इसीलिए 1975 में G7 की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि G7 में भारत है तो G7 में याद रखिए G7 शिखर सम्मेलन में भारत शामिल नहीं है। तो याद रखिए कि इसमें कितने देश शामिल है तो G7 में आपको 7 देश शामिल है। कौन कौन है इसका आप लोग नाम को नोट डाउन कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं G7 की तो देखिए पहला जो देश आता है उसका नाम है इटली, याद रखिएगा G7 में इटली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कनाडा की, G7 में इटली हो गया, कनाडा, फ्रांस हो गया। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी हो गया। उसके बाद बात करते हैं जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें शामिल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि G7 में कितने देश शामिल है, कौन देश है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन कि G7 में जो है वो भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। देखिए 2024 में विश्व जल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो बाली इंडोनेशिया में किया गया था। बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ था कि इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। अगर हम थीम की बात करते हैं क्या कि विश्व जल शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2024 में, इसका थीम क्या है तो साझा, याद रखिएगा कि साझा समृद्धि के लिए इसका थीम है। अगला है नेक्स्ट है आपका समृद्धि, मतलब कि साझा समृद्धि के लिए जल इसका थीम है। अगला है आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना 22 मार्च को ही मनाते हैं। अगला है कि छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है तो उड़ीसा, याद रखिएगा छाता परियोजना का संबंध किससे है तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा कि भारत के नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया था न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। अगला 9 नंबर की दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति किस देश में। देखिए दुनिया का जो पहला जो तैरता शहर जो है ना, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के एक बुसान नगर है। याद रखिए बुसान नगर जो कहाँ पे है तो बुसान नगर जो दक्षिण कोरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। तो किस देश ने मंजूरी प्रदान की है तो फ्रांस ने गर्भपात चार्टर को मंजूरी प्रदान की है। अगला 11 नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। देखिए भारत में अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र इसका योगदान कितना है तो याद योगदान रखिएगा 53.66% इसका योगदान है। अगला 12 नंबर के प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहाँ से लॉन्च किया गया। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को ना 1 अप्रैल, याद रखिएगा डेट 1
अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की वसुमित्र और नागा अर्जुन किस शासक के दरबार में विद्वान थे। देखिए, वसुमित्र और नागा अर्जुन जो थे ना, वो कनिष्क के दरबार में थे, विद्वान थे। कनिष्क के दरबार में थे। और याद रखिए, वसुमित्र ही नहीं, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, और याद रखिए पार्श्व, अश्वघोष और पार्श्व, ये भी कनिष्क के, ये भी थे। वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष और पार्श्व, ये भी क्या थे, तो ये कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। अगला है 14 नंबर की लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं अछूतों के बारे में, तो याद रखिएगा कि पहले तो तीनों गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए, अगर हम बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय सम्राट कौन था ब्रिटेन के, तो जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा कि जॉर्ज पंचम क्या था, ब्रिटेन के सम्राट था। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे गोलमेज सम्मेलन के समय, तो मैकडोनाल्ड क्या थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसने बुलाया गया था, तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था। भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कि उपराष्ट्रपति के पद के हटाने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो ये अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 67 के क्लाउज ख में, यानी कि 67 के क्लाउज ख में कहा गया है कि हटाने की बात। और ये कौन हटाएगा, तो राज्यसभा। मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्यसभा में किया था, राज्यसभा में। क्यों किया जा सकता है राज्यसभा में, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होती है। याद रखिए, पदेन सभापति होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। देखिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो ईरान के रामसर शहर में। याद रखिएगा, एक ईरान है, ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया था। और कब याद किया था, 2 फरवरी 1971 को। डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग रामसर साइट दिवस के रूप में मनाते हैं, 1971, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिरने वाली जो आपका नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। 18 नंबर की प्रकाशिक वस्तु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, परावर्तन पे कार्य करती है। और याद रखिएगा कि मृग मरीचिका का बनना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है। सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए, सबसे पहले सन 1916 में जो हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ध्यान रखिए, 1916 में कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने क्या हुआ था कि किया था। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जब साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो सबसे पहले यही अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल से यही वो मिले थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत में वित्तीय आपात की अब तक कितनी बार लगाया। देखिए, अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपात की तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया भारत में, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार हमारे भारत देश में लगा, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्य में राष्ट्रपति शासन तो 100 से भी ज़्यादा बार लग चुका है। नेक्स्ट 21 नंबर की डाल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से। देखिए, डाल्फिन नोज का जो संबंध है ना, विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि 22 नंबर की समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि समान नागरिक संहिता जो है ना वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और यह किस राज्य में लागू किया गया है, तो ये उत्तराखंड में लागू किया। उत्तराखंड में इसको लागू किया गया। ये भाग किस में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में आपको पता है कि भाग 4 में है समान नागरिक संहिता। और ये 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया। याद रखिए कब, तो 27 जनवरी 2025 को ये लागू किया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए,
अगर हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते पता है, ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखिएगा इनका नाम है भर्तृहरि महताब, याद रखिएगा भर्तृहरि, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि क्या इनका नाम है, तो इनका नाम है भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब, महताब इनका क्या है नाम है, ध्यान रखिए। अब वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला, ओम बिरला। अब पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के तो जीबी मावलंकर थे पहले, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर की प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है, देखिए लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है तो चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है। लोकसभा की घोषणा का आयोग कौन करता है तो चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि लोकसभा मतलब लोकसभा को भंग कौन करता है तो ये हमारे राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा को भंग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य, देखिए कोयला उत्पादन पूछा जा रहा है, उत्पादन में अगर हम बात करें 3 राज्य, प्रथम पे आपका छत्तीसगढ़, प्रथम में कौन है आपका छत्तीसगढ़, प्रथम में हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा में जो हो गया राज्य वो हो गया उड़ीसा, दूसरा में क्या हो गया उड़ीसा, तीसरा में क्या हो जाएगा तो तीसरा में हो जाएगा झारखंड उत्पादन में। लेकिन अगर इसकी मतलब कि स्टोर करने में कौन है टॉप पे तो झारखंड है, जमा करने में कौन है तो झारखंड। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई थी तो याद रखिएगा जो आपके 92वां संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें संविधान में ना 4 भाषाओं का वर्णन किया गया, 4 भाषा। एक ट्रिक याद रखिए कौन कौन सा भाषा है, बोर्ड मास, BO से बोडो, याद रखिएगा BO से क्या हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा आपका डोंगरी, D से क्या हो जाएगा डोंगरी, याद रखिए D से क्या हो जाएगा डोंगरी, M से हो जाएगा MA से हो जाएगा मैथिली, MA से क्या हो जाएगा मैथिली, MA से हो जाएगा मैथिली, और S से क्या हो जाएगा संथाली, S यानी कि बोर्ड मास में BO से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, M से हो जाएगा मैथिली, और S से हो जाएगा MA से हो जाएगा मैथिली, और S से हो जाएगा संथाली। तो ये ध्यान रखिएगा कि संथाली भाषा का प्रयोग झारखंड में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था कि मतलब कि ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और याद रखिए 11वीं अनुसूची में, 11वीं में, और नगर निगम आपके 12वीं अनुसूची में। अगला है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित रूप है तो GATT का, GATT का विश्व संस्था का प्रतिस्थापित रूप है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 24 अक्टूबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, 22 यहाँ पे करेक्शन 1764 हुआ, 22 अक्टूबर। देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था ना उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी की तरफ से मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था और भारत की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से मतलब कि हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था, हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था, और भारत की संयुक्त सेना के बीच मतलब के नेतृत्व में सुजाउदौला ने क्या होता है कि भाग लिया था, सुजाउदौला हार जाता है और हेक्टर मुनरो जीत जाता है, यानी कि भारत की संयुक्त सेना हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है कि जीत जाती है। अगला 31 नंबर की भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया गया तो आपको पता है कि ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया ब्रिटेन से। जो हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद बहुत सारे मत से जीतते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि बेलाडीलाई खान, बेलाडीलाई खान किस राज्य में अवस्थित है तो याद रखिएगा कि बेलाडीला खान जो है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, और बेलाडीलाई खान जो है वो आपके लॉ एस के लिए फेमस है। 32 नंबर की राज्य के नीति तत्वों के संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है। देखिए कार्डमम पहाड़ी जो है ना पश्चिमी घाट, याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट पहाड़ी का भाग है, और याद रखिएगा कार्डमम पहाड़ी जो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो याद रखें हाइड्रोजन के नाभिक में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। 35 नंबर की उजाला योजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई थी। देखिए उजाला योजना जो है वो बिहार के आरा जिले में शुरू की गई थी। अगला 36 नंबर की कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए कौन सी नदी है तो याद रखिए गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई याद रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला 37 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखिए झीलें स्थिर जल का संचय होती है तो बिल्कुल सही है। झीलों चारों ओर से थल के
थल से अवरुद्ध होती है, ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपका सही है। राइट आंसर 1 2 3 4 इसमें सभी ऑल इसमें क्या है कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न नदियों की पश्चिम से पूर्व के क्रम को सजा। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में सबसे पश्चिम में घाघरा नदी है, घाघरा सबसे पश्चिम में है। और उसके बाद करें उसका राप्ती नदी है, राप्ती के बाद गंडक हो गया, और उसके सबसे पूर्व में है बागमती नदी। ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर की नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों। देखिए नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है, मतलब जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है, ये आपका सही है। और यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, ये भी सही है। और मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, तो ये आपका गलत है। देखिए मध्य भारत के बाद ढलातन मतलब धरातल का जो ढाल होता है ना, पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व की ओर रहता है, पूर्व की ओर रहता है। तो कौन सा सही है, तो 1 2 आपका सही है। अगला है 40 नंबर के अलकनंदा तथा भागीरथी नदियाँ का संगम निम्न में से किस स्थान पर है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम है ना, वो आपका देवप्रयाग में, देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग किस स्थान पर, देवप्रयाग स्थान पर है। कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना। याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है ना। कौन सा नदी और कौन से नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्रा। देखिए ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका ब्रह्मपुत्रा का, वो आपका उद्गम स्थल है चिमयुंग डुंग। याद रखिएगा चिमयुन डुंग से। अगर हम बात करते हैं सिंधु का, तो सिंधु का जो उद्गम स्थल है बोखरचू से, बोखरचू। याद रखिएगा। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा को है आपका सतोपन से। और भागीरथी की बात करें तो गोमुख। इसका उद्गम स्थल कहाँ से, तो गोमुख से। तो एक ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। अब इसको अभी मैच द सहायक नदी है, इसको मैच करना है नदी और गंगा। देखिए गंगा की सहायक नदी कौन है, देखिए गंगा की जो सहायक नदी है वो बागमती है। याद रखिए गंगा की सहायक नदी कौन है, बागमती हो गया, यमुना सोन गंडक, सब गंगा की सहायक नदी। बागमती यमुना सोन गंडक ये गंगा की नदी सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी पैनगंगा, पैनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, इंद्रावती है, गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं यमुना की, तो यमुना की सहायक नदी कौन है, धानसन। तो धानसन हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा, ये किसके है, तो यमुना की सहायक नदी। कृष्णा की बात करें तो भीमा हो गया, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये क्या हो गई, भीमा की सहायक नदी हो गई। तो इसको भी मैच कर लीजिएगा। अगला 44 नंबर की सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियों इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। मतलब सिंधु नदी से सीधे कौन मिलती है, तो चिनाब नदी है, चिनाब। याद रखिए वो कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर की निम्नलिखित नदियों का पर विचार करें। नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है, मतलब कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है, तो याद रखिएगा 2 नदी का नाम, पहला आपका है नागावली और दूसरा आपका वंशधारा, जो ये पूर्वी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि यमुना नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से बात करें तो पहला आपका चंबल नदी हो जाएगा, उसका हो जाएगा सिंध नदी, उसका हो जाएगा बेतवा नदी, उसका हो जाएगा केन नदी। यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगला है आपका कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, तो बिल्कुल गलत है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये आपका सही है कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, तो आपका गलत हो गया कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी जा मिलती है, तो आपका गलत है। तो केवल आपका 2 सही है, केवल आपका 2 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर है क्या कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 नदियों के बीच में, तो याद रखिए लद्दाख और जास्कर। याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। 49 नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को ना तिब्बत में ना सांगपो नदी के नाम से आता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, याद रखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती, बिल्कुल। देखिए भारत में जो है ना सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि लद्दाख में बहती, केवल लद्दाख में क्या होता है कि भारत में सिंधु नदी बहती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, आपका सही है कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो केवल 2 आपका सही है। अब देखिए सिंधु के
सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उसके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दिए गए मतलब कि सूची को आपस में मिलाइए। मतलब कि उद्गम, नदी का उद्गम कहाँ से है, स्रोत क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं झेलम की, देखिएगा कि झेलम का जो स्रोत है वो कहाँ से है, तो बेरीनाग झरना से, बेरीनाग झील से। अगर हम बात करते हैं क्या रावी का, तो रावी का याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास कुंड से, और सतलुज की बात करें तो राक्षस ताल झील से उद्गम इसका है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियां का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। देखिए सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण बोला जा रहा है सिंधु नदी तंत्र में। देखिए कौन कौन हो सकता है, तो याद लिख लीजिएगा इसको। झेलम नदी हो गया, ये देखिए ये उत्तर से दक्षिण है, झेलम हो गया। बात करते हैं झेलम के बाद हो गया आपका चिनाव, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास नदी, ब्यास, और उसके बाद क्या हो जाएगा सतलज नदी, सतलज नदी। ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट है 53 नंबर कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो देखिए सोन नदी नहीं बल्कि यमुना नदी, याद रखिएगा यमुना नदी जो है, यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका कि महानंदा, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के वायंत तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये आपका सही है, एक गलत है और दो आपका सही है। अगला आपका 54 नंबर की प्रायद्वीपीय नदियों उनके स्थलों के संबंध में सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। देखिए अगर बात करें ताप्ती, ये जो ताप्ती जो नदी है वह इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है। गोदावरी की बात करें तो त्रैवंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगर हम बात करते हैं कावेरी की तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से यह निकलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है 55 नंबर की अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदियां जो तीन दिशाओं में बहती है, कौन है, तो अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदियां तीन दिशाओं में बहती है। तो पहला आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ये तीन दिशाएं बहती है। नर्मदा हो गया, सोन, नर्मदा हो गया, सोन और महानदी, महानदी जो है ये तीन नदियां जो तीन दिशाओं में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं डे 1 से लेके डे 9 तक मैं वीडियो पूरा अपलोड कर दिया होमवर्क सीरीज। तो प्लीज़ आप एक बार जाके मास्टर वीडियो डे 1 से लेके 6 तक देख लीजिएगा, और डे 1 से 5 तक और डे 6 से लेके डे 9 तक आपका मास्टर वीडियो अपलोड है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और डे 1 2 3 करके होमवर्क सीरीज अपलोड करते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा पहला। और दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स है, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, उसका मैं अच्छे से डिटेल में उसको पहले पढ़ के अच्छा हाईलाइटेड पॉइंट को अंडरलाइन करके मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के चैनल से उसे भी देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था यहाँ पे, तो प्लीज़ आप 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है उसे भी आप लोग फ्रेंड्स जरूर देखिएगा प्लीज़। और पीसीएस मेकर पे फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बीच में आपको बोल के डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, प्लीज़ आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स प्लीज़। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है क्या कि कौन सा 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति यह राजनीतिक कारण था। लॉर्ड बेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति ये भी राजनीतिक कारण था। और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना ये भी था। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला 57 नंबर की कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, कौन सा आयोग, तो याद रखिएगा इसका नाम है पील आयोग। पील आयोग, पील आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। 58 नंबर है क्या कि कथनों पर विचार करें। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। देखिए ये आपका बिल्कुल सही है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया और जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी आपका सही है, राइट आंसर 1 और 2 दोनों आपका सही है। 59 नंबर की भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया था उसका नाम क्या। देखिए पुरानी राइफल का नाम क्या है, तो ब्राउन बेस, याद रखिएगा ब्राउन बेस पुरानी राइफल का नाम है। और उसके जगह पे दिसंबर 1836, ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1836 में इसको शामिल किया गया था। इसका नाम था एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, एनफील्ड राइफल। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा इसका नाम है निकलसन, निकलसन की मृत्यु हो गई थी, निकलसन। यानी कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन एक सैन्य अधिकारी था, इसकी मृत्यु हो गई थी। 61 नंबर के 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया। देखिए 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने ना अपने पुत्र जिसका नाम है विरजिस कादिर, याद रखिएगा विरजिस
याद रखिए फ्रेंड्स क्या कि विरजिस कादिर को क्या किया गया था, विरजिस कादिर को क्या हुआ था कि नियुक्त किया गया था, बेगम हजरत महल अपने पुत्र को क्या हुआ था कि नियुक्त किया था, ठीक है, नवाब। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका नाम है नाना साहब। नाना साहब ने क्या हुआ था कि 1857 में कानपुर से मतलब कि विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। इनका नाम है धोंदू पंत, इनका मूल नाम क्या था, धोंदू पंत। 63 नंबर है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध किसका है, तो यह आरसी मजूमदार, आरसी याद रखिएगा, आरसी मजूमदार का ये कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन आरसी मजूमदार का है। 64 नंबर क्या क्या 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल हुआ ना तो वाराणसी, याद रखिएगा वाराणसी का गोलघर में, वाराणसी के गोलघर में इनका जन्म स्थल हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी आई थिंक ग्वालियर में, ध्यान रखिए ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर के 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और याद रखिए यही लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे, भारत के प्रथम वायसराय। 66 में किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखिए थॉमस जोन्स वार्कर, याद रखिएगा नाम है इनका थॉमस जोन्स वार्कर के द्वारा जो है वह 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। 67 नंबर के 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था इलाहाबाद को, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग ने जो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब, याद रखिएगा मिर्जा गालिब ने इनका नाम है, 1857 क्रांति को उर्दू कवि ने देखा था। 69 नंबर की महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो महारानी विक्टोरिया ने की थी 1 नवंबर 1858 को यह लेने की घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने। 17 नंबर की किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, किस संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही इसको शामिल किया गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निगम है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। 71 नंबर के संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो याद रखिएगा कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय जो करते हैं वो राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है, और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषाएं हैं। अगर बात करें दल बदल आपके 10वीं अनुसूची में, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान 10वीं अनुसूची में, ये बिल्कुल सही है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ये पहली अनुसूची में है, और संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची चौथी अनुसूची नहीं बल्कि संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची ये जो आपके 7वीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। अगला 73 नंबर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, तो 8 भाषाओं को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची या 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रखा के लिए 1936 में स्थापित की गई है, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें तो इसका नाम क्या है, तो याद रखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और बात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, मैंने अभी आपको बताया उत्तराखंड में। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मणिपुर में है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक में। देखिए फ्रेंड्स ये आज होमवर्क कंप्लीट हो गया है, तो देखिए मैं आपको होमवर्क बताता हूँ, मंडे के होमवर्क ध्यान से सुनिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, मंडे का आपका होमवर्क है यानी कि 10/2/2025 का, यानी कि आज ये होमवर्क मिला था 8 तारीख को, या सैटरडे है यानी कि फिर संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को क्या होगा कि आपको 10 तारीख को होमवर्क दिया गया। तो देखिएगा होमवर्क मंडे में क्या होमवर्क है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का आपको पेज नंबर 141 से 150 तक पढ़ना है। पेज नंबर करंट अफेयर्स में परीक्षा मंथन का पेज नंबर 56 से 60 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 56 से 60 तक, 56 से 60 तक पढ़ना है, ये मैं आपको अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। हिस्ट्री की बात करें तो प्रमुख भारतीय विद्रोह यानी कि मुंडा विद्रोह, पवना विद्रोह, जो भी विद्रोह हुआ ना भारतीय में, उसको क्या करना है कि उसको पढ़ के आना है। ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की झील, जलप्रपात और बांध को पढ़ना है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना को पढ़ना है पॉलिटी में। अगर उसके बाद करते हैं विविध की बात करते हैं, विविध की तो भारत के आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र विविध में पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वीडियो को लाइक, और पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका मैं पीडीएफ और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।